नेक्स्ट आगे इसमें फिफ्थ पॉइंट में पढ़ते हैं, फिफ्थ वेरिएशन में, और इसमें हेडिंग पड़ेगा व्हेन प्राइमरी सोर्स, when primary source is not symmetric with respect to S1 S2, when primary source is not symmetric with respect to S1 S2। क्या मतलब हुआ इसका, देखना ध्यान से। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जैसे सपोज ये हमारा YDAC सेटअप है, S1 S2 स्मॉल d कैपिटल D, और ये सेंटर ऑफ स्क्रीन हो गया, ठीक है। तो दो तरह के केस इसमें हो सकते हैं। एक तो ये कि जो प्राइमरी सोर्स है, अगर प्राइमरी सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो अभी तक वो जो पॉइंट सोर्स था वो S1 S2 से इक्वल डिस्टेंस पे था। तो अगर वो S1 S2 से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये होगा कि S से लाइट रे पहले S1 पे पहुंचेगी, S2 पे पहुंचेगी, और फिर आगे वो लाइट रे P पॉइंट पे पहुंचेगी। देखो तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, इस केस में जब हम लोग डेल्टा एक्स लिखते थे P पॉइंट पे, तो उसमें हम लोग S2P माइनस S1P लिखते थे। S2P माइनस S1P इसलिए लिखते थे, यहाँ पे बोल सकते हैं कि S1 S2 हैव नो फेज डिफरेंस इनिशियली, मतलब इनिशियली दोनों S1 S2 जो है वो दोनों सेम फेज में है। सेम फेज में क्यों है, क्योंकि S1 S2 का जो डिस्टेंस है वो S से सेम डिस्टेंस है, S1 S2 S से सेम डिस्टेंस पे थे। तो अगर सेम डिस्टेंस में होंगे तो S से जो वेवफ्रंट निकलेगा, तो जो वेवफ्रंट S1 पे पहुंचेगा वही वेवफ्रंट S2 पे भी पहुंचेगा। तो पहले से कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब हमने पाथ डिफरेंस निकाला तो S1 S2 से ही स्टार्टिंग किया। या फिर केस ऐसा था कि अगर इसके ऊपर सपोज कर ले हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, सोर्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो इस केस में भी जो उसका वेवफ्रंट बनेगा, हमको मालूम है कि वेवफ्रंट कैसे बनेंगे, तो वेवफ्रंट जो है वो बीम के परपेंडिकुलर बनेंगे। तो इस केस में भी जब हम लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं P पॉइंट पे, तो उसको लिखते हैं S2P माइनस S1P, क्योंकि जो भी पाथ डिफरेंस आएगा वो आगे आने वाला है, पहले से कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है इनिशियली दोनों जो है वो सेम फेज में है। तो सेम पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, देखो ध्यान से। अभी तक जो हम लोगों ने केसेस किए थे वो या तो ये वाला सिचुएशन थी या ये वाली सिचुएशन थी। इन दोनों ही सिचुएशन में S1 S2 में इनिशियली कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग वाली जो वेव्स हैं उनको चेंज करें, उनको चेंज हम लोग फिर से दो तरह से कर सकते हैं। या तो ये जो सोर्स है ये S1 S2 से सेम डिस्टेंस पे ना हो, या फिर ये जो पैरेलल बीम आ रही है ये पैरेलल तो हो लेकिन ये S1 S2 के जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर ना हो, कुछ और एंगल पे आने लगे। तो उस केस में क्या होगा कि S1 S2 पहले से ही उसमें कुछ फेज डिफरेंस आएगा, तो हमें वो भी काउंट करना होगा बिफोर कैलकुलेटिंग फाइनल फेज डिफरेंस। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे वो देखो ध्यान से। तो अगर इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस है, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं। सपोज सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये जो सोर्स S है वो सोर्स S
कोई एग्जांपल ले लेते हैं सपोज, तो एग्जांपल अगर लें तो सपोज सोर्स एस यहाँ पे है और सोर्स एस S2 से सपोज स्मॉल डी डिस्टेंस पे है। तो अगर ये S2 से स्मॉल डी डिस्टेंस पे है तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ से जो लाइट रे जाएगी S2 पे और यहाँ से जो लाइट रे जाएगी S1 पे, क्या लगता है S1 S2 इस बार सेम फेज में आएंगे? S1 S2 इस बार सेम फेज में नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देते हैं। P पॉइंट पे जब पाथ डिफरेंस लिखेंगे तो S2 से ना स्टार्ट करके हम उसको S से स्टार्ट करेंगे और इसको लिखेंगे S2P माइनस S1P। बताओ, इतना चेंज किया है सिर्फ, ठीक है। अब देखो S2P को हम लोग लिखेंगे S2 प्लस S2P और S1P को लिखेंगे S1 प्लस S1P। अब इसमें से मैं फिर से कहूंगा कि S2P माइनस S1P अलग कर लो, क्योंकि S2P माइनस S1P को हम लोग वैसे भी d साइन थीटा लिखेंगे और उसको फिर y में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको आगे कहने का मतलब यूज करेंगे। तो S2P माइनस S1P अलग कर लो और बाकी बचा हुआ देखो क्या बचेगा, तो बाकी बचा हुआ बचेगा SS1 माइनस SS2। अब SS1 माइनस SS2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमेशा ही d साइन थीटा आएगी आएगी। अब d साइन थीटा को हम लोग थीटा स्मॉल में yd बाई डी भी लिख सकते हैं, और अगर थीटा स्मॉल नहीं होगा तो d साइन थीटा को यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं छोड़ देंगे। थीटा स्मॉल है या नहीं है वो एक दूसरी बात हो गई। हाँ, ये जो वैल्यू है SS1 माइनस SS2, ये डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम अलग अलग होगा। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में अगर तुम बताओ ध्यान से, तो क्या ये वाला डिस्टेंस d√2 बनेगा? तो ये हो जाएगा d√2 माइनस डी। देखो बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको yd बाई डी लिख दें तो yd बाई डी माइनस d√2 माइनस 1। और हम जानते हैं कि अगर डेल्टा एक्स में कुछ भी वैल्यू अलग से कांस्टेंट आ रहा है तो उस कांस्टेंट का फाइनली क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि माइका स्ट्रिप रखने के बाद भी यहाँ पे कुछ एडिशनल वैल्यू आ रही थी, तो उस एडिशनल वैल्यू की वजह से शिफ्टिंग आ रही थी, बट फ्रिंज विड्थ और बाकी पैटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, पैटर्न शिफ्ट हो जा रहा था। तो वही काम यहाँ भी होगा कि पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। कितने डिस्टेंस शिफ्ट होगा, कौन कहाँ होगा, वो हम आगे निकाल लेंगे, अलग से हर बार केस में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ डेल्टा एक्स पे फोकस करना है, डेल्टा एक्स कैसे निकाला है। क्योंकि आगे ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो एन लैम्डा की इक्वल कर देंगे, डार्क फ्रिंज चाहिए तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर देंगे। आगे की कहानी सेम है। ये कैसे निकाला है, इतना कैलकुलेशन देखो, इसमें कोई डाउट है बताओ, बोलो। ठीक है ना, तो बस हम यहाँ पे रिजल्ट ये लिख देंगे कि हेंस होल पैटर्न will shift by certain distance but fringe width remains same। देखो नोट कर लो यहाँ तक, fringe width remains same। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक तो? इस केस में क्या किया एक बार देख लो फिर से। अगर S1 S2 सेम फेज में
नहीं है, तो उसकी दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो हमने ये ऊपर देखी, जब सोर्स जो है वो S1 S2 से सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा, और दूसरी सिचुएशन ये है कि जो आने वाली पैरेलल बीम है ये S1 S2 वाले प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेवफ्रंट होंगे, ये तो ये वेवफ्रंट होगा ना, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है, तो जो S2 पे पॉइंट पहुंचेगा वो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है, लेकिन जो S1 पे पहुंचा है वो आगे है ना थोड़ा सा, तो वो कितना डिस्टेंस आगे है, तो ये वाला एंगल अगर हमको अल्फा गिवन है तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना आएगा, डी कॉस अल्फा, ये वाला डिस्टेंस आएगा डी कॉस अल्फा। डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स को लिखेंगे S2p माइनस, अब S1 को S1 स्टार p लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि S1 जो है वो S2 से थोड़ा आगे है, तो हमने S1p में कितना ऐड कर दिया है, जितना आगे है उतना ऐड कर दिया, कितना आगे है वो पाथ की टर्म्स में, पाथ की टर्म्स में डी कॉस अल्फा आगे है, फिर S2p माइनस S1p वैसे का वैसा अलग कर लिया, और ये माइनस डी कॉस अल्फा आ गया। हमको मालूम है कि फाइनल रिजल्ट में डी कॉस अल्फा क्या इफेक्ट डालेगा, तो ये रिजल्ट लिख दिया। बताइए क्लियर है या नहीं? कोई डाउट? नो सर। तो ये केस हो गया जब सोर्स, व्हेन प्राइमरी सोर्स इज नॉट सिमेट्रिक, प्राइमरी सोर्स इज नॉट सिमेट्रिक का मतलब यही हुआ दैट S1 S2 विल हैव सम फेज डिफरेंस प्रायर टू पॉइंट P, मतलब पॉइंट P पहुंचने से पहले ही उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, तो जो आगे है या जो पीछे है उसमें हम उतना पाथ ऐड करके पहले से ही चलेंगे। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे नहीं बनेगी, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है ना, शिफ्टिंग किधर होगी वो डिपेंड करेगा कि कौन आगे है, S1 आगे है या S2 आगे है। जैसे मुझे बताओ कि इस सेकंड केस में सोच के बताओगे कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किधर शिफ्ट हुआ होगा, अपवर्ड शिफ्ट हुआ होगा या डाउनवर्ड? इस केस में डाउनवर्ड। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो पॉइंट होता है जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो पाथ डिफरेंस 0 कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? पाथ डिफरेंस 0 कहां बनेगा, अरे ये स्क्रीन दिख तो रहा है सीधे सीधे, पाथ डिफरेंस 0 कहां बनेगा, y की कौन सी वैल्यू के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी ऊपर शिफ्ट हो रहा है इस केस में। S1 आगे है ना फेज में, ऐसे सोचो कि S1 पे जब हम लोगों ने प्लेट लगाई थी तो भी पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ था, क्योंकि S1 में प्लेट लगाने से S1 का पाथ बढ़ रहा है, S1 का बढ़ रहा है तो S2 का बढ़ाने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो S2 का पाथ ज्यादा आता है S1 से, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है ना? देखो करते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम एक, देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, करो ट्राई। देखो इसमें लैम्डा की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पे कंपेरेबल है, ए पार्ट में कोई भी एंगल नहीं है, वो एंगल बी पार्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना? ए पार्ट में हमारा डिफॉल्ट वाला YDAC है, लेकिन डिफॉल्ट वाले में लैम्डा और डी कंपेरेबल है, तो अगर कंपेरेबल है तो बस ध्यान इतना रखना होता है कि जब हम डेल्टा एक्स लिखते हैं तो डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा ही लिखते हैं, YD बाई डी नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो डेल्टा एक्स हो गया डी साइन थीटा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है y कोऑर्डिनेट ऑफ
ऑल मिनिमा, ठीक है। तो मिनिमा के लिए इसको किसके इक्वल कर देंगे, मिनिमा के लिए इसको 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, तो ये आएगी 2n+1, लैम्डा की जगह आएगा 0.5 अपॉन 2d, तो d की जगह आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 4। देखो, तो साइन थीटा की वैल्यू n इक्वल टू 0 लेंगे तो साइन थीटा 1/4 होगा, और n इक्वल टू 1 लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। n इक्वल टू 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 से तो कम ही होगा ना, तो साइन थीटा 1/4 है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1/√15, और टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे y/D। तो यहाँ से y की वैल्यू, कैपिटल D दिया हुआ है 1 मीटर, तो y की वैल्यू +/(1/√15 मीटर आएगी। और अगर साइन थीटा 3/4 है तो टेन थीटा की वैल्यू होगी 3/√7, तो इसको भी लिखेंगे y/D। तो यहाँ से y की वैल्यू +/3/√7 आएगी। बताओ पहला पार्ट क्लियर है या नहीं, ये पार्ट में आंसर आ रहा है। ये थीटा अगर स्मॉल नहीं है तो थीटा स्मॉल नहीं है तो साइन थीटा से टेन थीटा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री करके निकालेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिर बी पार्ट में जब हम डेल्टा एक्स लिखेंगे तो इसको लिखेंगे S2P माइनस S1*P। ध्यान से देखो, क्योंकि अब ये जो लाइट रे है, इसी डायग्राम में देख लेते हैं, ये जो लाइट रे है वो पहले से ही कुछ आगे है। कितना डिस्टेंस आगे होगी, ये डिस्टेंस, अब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आएगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी d sin 30। देखो, तो यहाँ से जब हम लोग S2P लिखेंगे, S1P उसको लिखेंगे S1P एंड प्लस d sin 30, तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P माइनस d sin 30। देखो ध्यान से, तो S2P माइनस S1P को हम लोग लिखेंगे d sin थीटा, तो d sin थीटा माइनस d sin 30, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक इक्वेशन 1। अब आगे देखो पूछा क्या हुआ है, उसने पूछा हुआ है y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी हमें दो फर्स्ट मिनिमा होती है, दो फर्स्ट मिनिमा होती हैं, तो उन दोनों की लोकेशन पता करनी है। तो देखो, फॉर फर्स्ट मिनिमा हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो +/λ/2 के इक्वल होता है, तो इसको इक्वल कर देते हैं d sin थीटा माइनस d sin 30। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, तो ये आएगा +/1/4 इक्वल टू साइन थीटा एंड -1/2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4, और एक हो जाएगी 1/2 प्लस 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू कोइंसिडेंटली फिर से वही आ गई, 1/4 एंड 3/4। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√15 एंड 3/√7। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 1/√15 मीटर कॉमा 3/√7 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, इसमें हम लोग अब प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस पहले ही ले चुके हैं, ये दो ही तो बनेंगे फर्स्ट मिनिमा, तो दोनों फर्स्ट मिनिमा ऊपर बन रहे हैं। ऊपर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सारा का सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया है। देखो क्या बोल रहे हैं आयुष, कुछ नहीं बोल रहे तो म्यूट करो। और डाउट इसमें बताओ। बी पार्ट
ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सपोज S1 है, S2 है, सपोज ये कैपिटल डी है और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन हो गया और पॉइंट एस यहाँ से 3D/4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्ट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और बी पार्ट में सेकेंड डार्क फ्रिंज। ठीक है ना, लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन टी एंड डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। देखो निकालो, बताओ। तो इन्हीं के टर्म्स में आंसर आएगा, लैम्डा डी कैपिटल डी के टर्म्स में। देखो इसमें प्रोसेस वैसे ही लगाना है, बताया गया है। क्या करो, P पॉइंट पे चलना है तो डेल्टा एक्स एट पॉइंट P को लिखेंगे S(S2P माइनस S(S1P)। इसको लिखेंगे S(S2 प्लस S2P माइनस S(S1 प्लस S1P)। तो इसमें से S2P माइनस S1P अलग कर लो और माइनस ऑफ S(S1 माइनस S(S2 अलग कर लो। तो ये वैल्यू हो जाएगी d साइन थीटा और माइनस इसको निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो इस केस में कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस 3D/4 है, इधर वाला डिस्टेंस कितना आएगा क्यों भाई? SS1 5D/4 आएगा सर। ये वाला 5D/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5D/4 माइनस 3D/4, तो कहने का मतलब है ये बचेगा d साइन थीटा माइनस d/2 बचेगा। बस D/2 दो। अब सीधे सीधे ये लिखेंगे फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है? 0। तो डेल्टा एक्स को 0 करोगे तो यहाँ से ध्यान से देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। अब साइन थीटा अगर 1/2 आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको हम tan थीटा नहीं लिखेंगे कि लिख देंगे? बताओ। तो ऐसा ना करो कि पूरा क्वेश्चन सही करके लास्ट में गड़बड़ कर दे रहे हो। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 और इसको हम लोग लिखेंगे y अपॉन कैपिटल डी। ये y सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज निकल के आएगा d/√3। ठीक है ना। देखो इसी तरह से फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? तो सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स होता है, अब वैसे तो 2 सेकेंड डार्क फ्रिंज हैं तो क्या लिखा जाए इसको? 3λ/2, तो 3λ/2 इज इक्वल टू d साइन थीटा माइनस d/2। अब इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें तो गड़बड़ ये हो गई कि लैम्डा की वैल्यू दी होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रोसेस लिख दो, कोई बात नहीं। साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा से tan थीटा आ जाएगा और जो भी tan थीटा आएगा उसको हम लोग y अपॉन कैपिटल डी के इक्वल करके y पता कर लेंगे। ठीक है ना, वैल्यूज दी होंगी तो निकल आएगा। ठीक है ना। ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो d/√3 से शिफ्ट हो गया है। पूरा का पूरा पैटर्न d/√3 से शिफ्ट हो गया है। तो हम अप्रोक्सीमेटली ये भी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट मिनिमा सेकंड डार्क फ्रिंज होगा, सेकंड डार्क फ्रिंज सेंटर से कितना ऊपर आता है और सेंटर से कितना नीचे आता है, तो वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
तो y सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो d/√3 और प्लस माइनस 3 लैम्डा d/2d हो जाएगा आंसर। ये क्लियर है? डायरेक्ट कैसे लिख दिया बताओ? ये आंसर मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? सर वो नॉर्मल केस का हम लोगों ने निकाला डार्क फ्रिंज की पोजीशन। केस तो नॉर्मली है क्योंकि लैम्डा जो है वो d से बहुत छोटा है। वो तो ये है कि शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से थीटा स्मॉल नहीं रह गया है। बट हमको ये तो मालूम है कि फ्रिंजेस पास पास ही होंगे, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से अप्रोक्सीमेटली वही डिस्टेंस रहेगा जो पहले डिस्टेंस था। क्लियर है? बोलो। ठीक है, और YDAC में एक लास्ट केस जो है, केस 6 में शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो देखो इसमें 3 केस हैं, तीनों सिचुएशन अलग अलग देख लेते हैं। सिचुएशन 1 में हम लोग लेते हैं S1 S2 आर लॉन्ग स्लिट्स एंड स्क्रीन इज परपेंडिकुलर, जैसे बोलना चाहिए, स्क्रीन इज पैरेलल टू द प्लेन containing S1 S2. Screen is parallel to the plane containing S1 S2. तो इस सिचुएशन को जरा विजुअलाइज कर सकते हो? पहले ये बताओ। तो भाई समझना ध्यान से जरा। ये सपोज हो गया स्लिट प्लेन और ये हो गई स्क्रीन। अच्छा, जो फ्रिंजेस हैं और जो स्लिट्स हैं इस तरह से हैं, तो ये मैंने जो बनाई है ये एक तरह से S1 एंड S2 ये लॉन्ग स्लिट हो गई। देखो स्लिट, ध्यान से समझना, स्लिट और पॉइंट सोर्स में फर्क है। तो स्लिट जो है वो पॉइंट सोर्स नहीं है, स्लिट जो है वो एक लाइन सोर्स है। ये बात अंडरस्टूड है या नहीं बताओ? स्लिट जो है वो एक लाइन सोर्स है। यस सर, डिफरेंट फ्रॉम स्लिट इज अ लाइन सोर्स। अब देखो फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा वो पता कैसे करते हैं? तो हम लोग अभी तक ये कर रहे थे कि एक लाइट रे S1 से जा रही है P पॉइंट पे और एक लाइट रे S2 से जा रही है P पॉइंट पे, और हम लोग ऐसे बोलते थे कि जो डेल्टा एक्स है P पॉइंट पे, डेल्टा एक्स P पॉइंट पे है S2P माइनस S1P। अब हमें जिस भी फ्रिंज का शेप पता करना है उसके लिए ये वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो, कहने का मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बताओगे मुझे कि P पॉइंट का लोकस क्या होगा? क्यों भाई? देखो हमको पता क्या कर बताना क्या है, S1 S2 दो लाइन है, ऐसे विजुअलाइज करो कि दो प्लेन है, मतलब तुम्हारे सामने वाली वॉल
और तुम्हारे पीछे वाली वॉल। तो तुम्हारी जो पीछे वाली वॉल है उस पे S1 S2 दो स्लिट है और तुम्हारी सामने वाली वॉल पे P पॉइंट है। P पॉइंट मूव करेगा वॉल के ऊपर सच दैट S2P माइनस S1P का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो P पॉइंट का लोकस क्या होगा, सोच के बताओगे? इलिप्स होगा। हाँ, इलिप्स कहाँ से आ गया? अरे सोचो थोड़ा ध्यान से, तुम लोग पढ़ा हुआ यूज करते हो तो गड़बड़ कर देते हो। सोचो ध्यान से पहले क्या कह रहा हूं मैं। दो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है एक दूसरी लाइन है और P पॉइंट सामने वाले प्लेन पे है। उस P पॉइंट का दोनों लाइन से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। S1 S2 पॉइंट नहीं है, S1 S2 लाइन है। लाइन से पॉइंट का जो डिस्टेंस है उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो वो डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो P पॉइंट का लोकस भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। बोलो बताओ, होगा या नहीं होगा? और मैं बताऊं बोलूं तो उसका लोकस ये रहेगा, ये रहा लोकस उसका। होगा या नहीं होगा बताओ? इस लाइन के ऊपर मैं कहीं भी पॉइंट P ले लूं तो उस पॉइंट P का S1 लाइन और S2 लाइन से जो डिफरेंस है कांस्टेंट होगा या नहीं होगा बताओ? ठीक है ना? तो इसलिए इस केस में हेंस फ्रिंजेस विल बी स्ट्रेट। ठीक है ना? इस केस में जो फ्रिंजेस आएंगी वो स्ट्रेट फ्रिंज आएंगी। तुम ऐसे सोचो कि एक ऐसा पॉइंट P हमको ढूंढना है जिसका S1 से डिस्टेंस और S2 से डिस्टेंस सेम है। तो सेम पॉइंट P कहां कहां पे लाई कर सकता है? तो क्या ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि S1 S2 का बाइसेक्टर प्लेन होगा? तो S1 S2 का जो बाइसेक्टर प्लेन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो कट करेगा स्क्रीन को। बोलो। देखो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, तीन ही सिचुएशन है इसमें, तो वो तुम तीन याद कर लेना, बेस्ट ये है अगर कंफ्यूजन है तो। बाकी जितना विजुलाइज करा सकता हूं मैं करा रहा हूं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में S1 S2 आर होल्स। होल्स का मतलब है कि S1 S2 पॉइंट सोर्स है एंड screen is parallel to the plane containing S1 S2. Screen is parallel to the plane containing S1 S2. उसमें हाइपरबोला बनेगा। Yes. सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकेंड केस में S1 और S2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, और होल्स विल एक्ट एज पॉइंट सोर्स। होल्स विल एक्ट एज पॉइंट सोर्स। तो अब हमें यहाँ पे पॉइंट P ऐसा ढूंढना है कि पॉइंट P का जो डिस्टेंस है S2P माइनस S1P। ठीक है ना? लिखना यही है कि जो डेल्टा x है P पॉइंट पे वो होगा S2P माइनस S1P। नाउ ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट हो अगर, देन लोकस ऑफ P ऑन स्क्रीन विल बी हाइपरबोला। अब इसमें हाइपरबोला क्यों है ये तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो तुमने पढ़ा है। बोलो। यस सर। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है
तो उस पॉइंट P का लोकस इन द सेम प्लेन हाइपरबोला होता है। पढ़ा है? तो इस बार जो फ्रिंजेस आएंगी क्या होगा कि एक्चुअली जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वो केवल स्ट्रेट होगी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो आएगी वो स्ट्रेट आएगी, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अलावा जो भी फ्रिंजेस आएंगी वो इस तरह से हाइपरबोला बनेंगी। अब जितना भी मेरे से बन पा रहा है इस तरह से, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो बाइसेक्टर बनेगा, तो बाइसेक्टर तो एक ही लाइन पे कट करेगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्ट्रेट होगी, लेकिन बाकी ऊपर और नीचे वाली जिसमें वो कांस्टेंट नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो कांस्टेंट के केस में वो हाइपरबोला होगा। अगर जीरो हो जाए वो कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन है। बताओ। यस सर। ओके। एंड थर्ड केस है S1 S2 आर पॉइंट सोर्स and screen is perpendicular to the line joining S1 S2. Screen is perpendicular to the line joining S1 S2. Suppose ये S1 है, ये S2 है, और स्क्रीन जो है वो इस बार S1 S2 से परपेंडिकुलर है। तो अब हमें पॉइंट P ऐसा ढूंढना है, बताओ सोच के, अगर विजुलाइज हो रहा है तो। डेल्टा x एट पॉइंट P को हम लोग लिखेंगे S1P माइनस S2P, और हमें ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। देन लोकस सर्कल P on screen will be circular. Correct. सब कुछ कहते रहे, फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। सर्कल कैसे बनेगा? सर जिसका सेंटर यहाँ पे ये एक्सेस कट कर रही है प्लेन को, करेक्ट, वो होगा। ठीक है ना। इस बार जो फ्रिंजेस होंगी वो सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी, क्योंकि इस सर्कल के ऊपर तुम P पॉइंट कहीं भी ले लो, S1P माइनस S2P कांस्टेंट आएगा। अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सर्कल का रेडियस कम होता जाएगा। क्यों भाई? होगा ना? यस सर। तो बस तीन केस ही है, मतलब तीन तरह है जिससे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर जो S1P माइनस S2P होगा, हाँ तो सर मिनिमम उस केस में होगा
सर जिस केस में ये S1 S2 और P तीनों एक ही लाइन में आ जाए, यानी P पॉइंट सेंटर पे आ जाए। नहीं नहीं, तब मैक्सिमम होगा। इस केस में क्या होता है कि आप, अच्छा हाँ, यस यस यस, समझ गए, यस सर। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज हो जाएगा, यस सर। अरे इतना क्या मैथ लगा रहे हो, सीधे सीधे यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। ये वो पॉइंट होता है जहां डेल्टा एक्स मैक्सिमम होता है, और इन्फिनिटी पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है। उल्टा है ना यहाँ पे, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट यस सर। इन्फिनिटी पे बनता है इस वजह से। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट ही होंगे, तो ध्यान रखना बस, हेडिंग ध्यान से पढ़ लेना कि क्या कंडीशन है। कई बार पता नहीं चलता कि स्लिट है कि होल है, और स्लिट और होल में बहुत कुछ फर्क हो जाता है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट याद आ गया, लिखवा ही देता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन इंटेंसिटी का बनता है कि व्हेन स्लिट विड्थ इज डबल्ड देन इंटेंसिटी क्रॉसिंग, या इंटेंसिटी क्रॉसिंग नहीं लिखना चाहिए, एनर्जी क्रॉसिंग लिखना चाहिए। चलो, when slit width is doubled then energy crossing is also doubled, but if hole radius is doubled then energy crossing becomes 4 times। क्यों भाई, बताओ। कई बार होगा कि पीछे लाइट सोर्स रखा है, तो S1 S2 पे कितनी इंटेंसिटी है, या हमने स्लिट का विड्थ डबल कर दिया है, या स्लिट का जो रेडियस है, अगर स्लिट का रेडियस नहीं, सॉरी, होल का रेडियस अगर डबल कर दिया है तो क्या होगा। तो देखो, स्लिट एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब ये रेक्टेंगल हुआ। अब रेक्टेंगल का अगर हम विड्थ डबल करेंगे तो उसका एरिया भी डबल होगा, क्योंकि लेंथ सेम सेम रह रहा है। लेकिन अगर होल है और होल का रेडियस डबल कर रहे हैं हम लोग, तो होल का रेडियस डबल करने का मतलब है कि जो पूरा पूरा होल है उसका एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो उस केस में एनर्जी 4 टाइम्स होगी। ठीक है ना। तो कई बार होता है कि कभी इंटेंसिटी डबल कर देते हैं, कभी इंटेंसिटी 4 टाइम्स कर देते हैं, तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज इसीलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। स्लिट का मतलब होगा एक लीनियर सोर्स, और होल का मतलब है सर्कुलर गैप। ठीक है। देखो, YDAC एंड इट्स वेरिएशंस तो इतने ही हैं, बट हमें कुछ एक दो इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट और देखने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो अदर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले देखते हैं, लॉयड्स मिरर का। सिंपल है, लॉयड्स मिरर। तो ये हम लोगों ने शुरू में नाम तो देखा ही था ना, लॉयड्स मिरर किसको बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। तो लॉयड्स मिरर में क्या होता है कि प्राइमरी सोर्स को सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेज में बदलने के लिए हम लोग एक मिरर का यूज करते हैं। एक प्लेन मिरर लेते हैं, सामने एक स्क्रीन लेते हैं, और उस सोर्स S को हम इस मिरर से कुछ हाइट पे रखते हैं। अब देखो, हम लोग चाहते हैं कि फॉर्मूले वैसे ही बने रहें जैसे YDAC में थे, तो हम इस हाइट को भी सिंप्लिसिटी के लिए d/2 ले लेते हैं। d/2 लेने से क्या होगा कि इसका जो इमेज बनेगा यानी S डैश, तो S डैश भी यहाँ से d/2 पे होगा। तो एक तरह से S और S डैश ये YDAC की तरह दो सोर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। खैर, तो एक लाइट वेव यहाँ से P पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंचेगी, और एक लाइट वेव
P पॉइंट पे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंचेगी। बताओ, तो वो जो रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है तो वो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, वो S डैश से आ रही है। तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या ये डायग्राम YDAC जैसा ही नहीं है? अगर हम इस सेंटर वाले पॉइंट को भी यहाँ से ज्वाइन कर दें और इस सेंटर वाली लाइन का एंगल अगर हम लोग थीटा ले लें तो क्या कहोगे डेल्टा एक्स के बारे में? ये वाला एंगल अगर थीटा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू P पॉइंट पे क्या बनेगी? डायग्राम वही है, तुम ध्यान से देखो तो भाई इसको हम लोग लिखेंगे S डैश P माइनस एस पी, बनेगा नहीं बनेगा? और S डैश P माइनस एस पी को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, D साइन थीटा। लेकिन एक यहाँ पे एक खास बात और होती है, और वो खास बात ये है कि जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट डेंसर बाउंड्री, light is reflected at denser boundary, hence it undergoes a phase change of pi। ये भी याद दिलाता हूं मैं, ये भी पुरानी बात है, वो जो स्ट्रिंग वाला केस तुमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग को अगर हम एक फिक्स वॉल पे भेजते हैं इस पल्स को, तो जब ये पल्स वापस आती है तो क्या हो जाता है, याद है? नीचे से आती है, ठीक है ना? तो ये हुआ क्या बेसिकली, तो ये पाई का फेस चेंज हो गया है। तो यही काम यहां भी हो रहा है, ये काम फिक्स्ड एंड पे होता है। फिक्स्ड एंड का मतलब होता है डेंसर बाउंड्री। तो लाइट के लिए वो जो ग्लास है, मिरर का जो ग्लास है, वो डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो रेयर मीडियम है। तो लाइट अगर उस पॉइंट पे टकरा रही है तो फेस चेंज हो जाएगा पाई का। अब ध्यान से समझना, फेस चेंज पाई का है तो पाथ चेंज कितना होगा, तो पाथ चेंज निकालोगे तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो पाथ चेंज आएगा लैम्डा बाई 2 का। तो चाहे तो फेस चेंज ऑफ पाई बोलो या पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2 बोलो, एक ही बात हुआ। तो ये जो पाथ चेंज हुआ है ये हमें किस वेव में ऐड करना चाहिए, एस डैश पी में या एस पी में? क्यों भाई, एस डैश पी में ऐड होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो इसकी इक्वेशन ये निकल के आएगी। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, एन लैम्डा। तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब अगर हम थीटा स्मॉल ले लें तो ये हो जाएगा वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से y ब्राइट फ्रिंज निकल के आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। और ध्यान से देखो, इस बार ब्राइट फ्रिंज की जो लोकेशन है वो बदल गई या नहीं? ठीक है, और ये जो ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये लैम्डा डी बाई 2d आ रहा है, 3 लैम्डा डी बाई 2d आ रहा है, 5 लैम्डा डी बाई 2d आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जो है ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये जो है ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, एंड सो ऑन। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तब होता है जब डेल्टा एक्स 0 होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैम्डा बाई 2 तो पहले से ही प्लस है ना। स्क्रीन नीचे तो है नहीं, स्क्रीन नीचे नहीं है मतलब थीटा निगेटिव, थीटा नीचे जाएगा नहीं, और थीटा नीचे नहीं जाएगा तो ये वैल्यू प्लस लैम्डा बाई 2 तो रहेगी ही रहेगी। तो प्लस लैम्डा बाई 2 का मतलब ये होगा कि स्क्रीन का ये वाला जो पॉइंट है y इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 होगी। लैम्डा बाई 2 का मतलब होता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो इस स्क्रीन की शुरुआत फर्स्ट डार्क फ्रिंज से होगी, सेंट्रल ब्राइट से लेके फर्स्ट डार्क फ्रिंज तक का पार्ट नहीं है यहाँ पे, बाकी सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी।
डार्क फ्रिंज के लिए अगर निकालें तो डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स को लिखेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा वाई डी बाई डी प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से वाई डार्क फ्रिंज की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मतलब पहले जो ब्राइट था वो डार्क हो गया है, जो डार्क था वो ब्राइट हो गया है। तो डार्क फ्रिंज की जो वैल्यूज हैं वो 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन, ये आ रही है। ये जो 0 आ रहा है, 0 वाला फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, फिर सेकंड डार्क फ्रिंज है, इस तरह से। और फ्रिंज विड्थ सेम ही है। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ध्यान रखना, हम लोगों ने जो स्मॉल डी लिया था वो शुरू से ही उसको डी बाई 2 लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। सर हाँ बोलिए। सर इसमें हम लोगों ने ये लगाया कि जो मतलब रिफ्लेक्ट होगी तो पाई का चेंज आएगा। हाँ तो सर हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में किया था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के लॉज डिराइव किए थे वेव फ्रंट से। हाँ सर उसमें जो हम लोग मतलब जिन दो पॉइंट्स को सेम फेज में मान रहे थे इनिशियली, उन्हीं को बाद में सेम फेज में मान के कर लेते। लेकिन सर जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो जो पॉइंट उसमें पहले रिफ्रैक्ट करेंगे। सुनो ना, उसमें 2 वेव फ्रंट लिए थे ना, जब 2 पॉइंट लिए थे तो यस हमने सर। उनको कंपेयर किया था बिफोर रिफ्लेक्शन और हमने उनको कंपेयर किया था आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जब दोनों ही रिफ्लेक्ट हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। जहाँ मतलब दोनों का जहाँ दोनों के बाद वाले रिफ्लेक्शन। अगर ये बोले कि आते समय और जाते समय तब डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 का या पाई का, लेकिन हमने बिफोर कंपेयर किया था, बिफोर दोनों का रिफ्लेक्शन के पहले और दोनों का रिफ्लेक्शन के बाद। तो जब दोनों का होगा तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ हाँ यस सर यस सर। ठीक है, लॉयड्स मिरर पे डायरेक्टली तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, बट हाँ ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ये पॉइंट तुम ध्यान रखना, क्योंकि रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो रिफ्लेक्शन में हमको ये बात ध्यान रखनी होगी, जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें हम लैम्डा बाई 2 का पाथ अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, बस ऐसे समझ लो। लैम्डा बाई 2 का पाथ अपनी तरफ से हमें ऐड कर देना है उसमें। ठीक है, बस इतना ही है इसमें लॉयड्स में। बाकी इसमें 1-2 एक्सपेरिमेंट और हैं इंटरफेरेंस का, एक एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस का हम लोग देखेंगे, और फिर लास्ट में छोटा सा पॉइंट है डिफ्रैक्शन। छोटा ही टॉपिक है वैसे ये। एडवांस में सिर्फ YDAC है, ऐसे समझ लो। एडवांस जेई एडवांस के लिए YDAC ही इंपॉर्टेंट है, YDAC पे ही क्वेश्चंस आए हैं। डिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो जेई मेन में है, तो थोड़ा सा उसको जेई मेन लेवल का देख लेंगे, ठीक है ना।